हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस और सेकंड चैप्टर है, इसका फोर्थ पार्ट है आज और लेसन है अरस्तु। अरस्तु के बारे में हम आज जानेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार और साथ ही हम जानेंगे न्याय संबंधी विचार। तो आज के अपने इस पार्ट में हम दो जो महत्वपूर्ण इनके विचार हैं इनके बारे में समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने किसको नागरिक माना है। तो हम समझेंगे नागरिक संबंधी विचार और न्याय संबंधी विचार। ये अरस्तु के बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिक किसे माना जाएगा। और न्याय संबंधी और न्याय के संबंध में विचार, ये प्रश्न आता रहता है कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है, न्याय को कितने भागों में बांटा गया है। ये आप अगर 12th में कहीं देखा, आपने समझा हो पहले तो ये आया था टॉपिक, वो अब ध्यान रखना ये आगे एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे देखेंगे नागरिक। अरस्तु ने नागरिक किसे माना है, तो मैं आपको इसे शॉर्ट में पहले समझा देता हूँ कि अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिक का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति राज्य के शासन कार्यों एवं कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेता है या योगदान देता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिक किसे माना जाएगा, तो यहाँ पे कहा है कि जो व्यक्ति राज्य के शासन कार्य में, राज्य की जो गतिविधियाँ होती है, जो राजनीतिक कार्य होते हैं, ठीक है ना, जैसे चुनाव वगैरह, जो अपने योगदान देना है कोई राजकीय कार्य के अंतर्गत, बहुत सारे व्यवस्थित और राजनीतिक संस्थाओं के कार्य होते हैं। तो जो व्यक्ति राज्य के शासन कार्यों एवं कानून निर्माण में अपना सहयोग या योगदान देता है वही नागरिक माना जाएगा। ये एक शॉर्ट में आपको एक लाइन में ये समझा है। आगे इसको विस्तृत देखते हैं और ये भी जानते हैं कि अरस्तु ने किन को नागरिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपको सिंपल सा ध्यान रखना कि राज्य के बारे में जब बात आती है तो अरस्तु ने राज्य के जो नागरिकता के संबंध में जो बात कही है, तो आपको ध्यान है अरस्तु की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, पॉलिटिक्स है। तो अरस्तु की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसका तीसरी, क्योंकि इसके 8 पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया कल 8 पार्ट है, तो जो तीसरा पार्ट है इसका, उसमें उसने अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में विचार दिए हैं, ये आप ध्यान रखना है। तो इस बारे में हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अरस्तु ने सबसे पहले जो नागरिकता के बारे में कहा है वो ये कहा है कि वह व्यक्ति जो शासकीय कार्य में भाग नहीं लेगा वो नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने निषेधात्मक दृष्टिकोण से अपने विचार दिए हैं। उन्होंने माना है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं बनता है, हम उसे नागरिक नहीं मानते जो कि वहाँ रह रहा है, क्योंकि रहने का अधिकार तो विदेशियों को भी होता है। यानी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो निषेधात्मक विचार हैं, वो अरस्तु के दिए थे अरस्तु ने अपने विचार में। दूसरी बात यहाँ पे आती है अभियोग चलाने की। तो अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता के तौर पर उसको प्रदान नहीं किया जाता है। और जिनकी नागरिकता छीनी गई है, जिनकी नागरिकता छीन ली गई है, उनको हम नागरिक नहीं माने जा सकते, क्योंकि ऐसे तो विदेशी भी होते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि लक्षण पुराने राज्य के विषय में ठीक हो सकते हैं किंतु नए राज्य के आरंभिक नागरिकों पर ये लागू नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये तो निषेधात्मक रूप में माना है। अब आप ये ध्यान रखना है जो आपको आगे बता रहा हूँ। तो अब एक सिंपल सी लाइन जो मैंने आपको पहले ही नोट करवा दी और कहा है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। मतलब सिंपल सी बात कि राज्य के शासन कार्य और कानून निर्माण में जो व्यक्ति वहाँ का भाग ले सकता है वही नागरिक माना जाएगा। तो इस तरह से
इस प्रकार नागरिकता के संबंध में उनका विचार वर्तमान समय के विचार से काफ़ी भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमने बिना किसी भेदभाव के हर एक को वयस्क मताधिकार के आधार पर, एक और कह सकते हैं कि जो यहाँ जन्म लेता उस आधार पे उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन ये अरस्तु के आज के वर्तमान विचारों से काफ़ी भिन्न है। नागरिकता के संबंध में उसकी ये धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था के अनुरूप है। उन्होंने ये ऐसी नागरिकता की विचारधारा क्यों रखी, क्यों अपने पुस्तक में ऐसी विचार नागरिकता के संबंध में विचार दिए, तो ये उन्होंने उस समय की, जब अरस्तु रहते थे, वर्तमान जो उस समय था उनका, उस समय क्या व्यवस्था थी उस अकॉर्डिंग ये विचार अपने दिए थे। क्योंकि एथेंस जो उसका राज्य था, एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए 2 संस्था हुआ करती थी। तो एक तो थी इंक्लेसिया, एक कौन थी? इंक्लेसिया। और इंक्लेसिया है ये जो संस्था थी, ये शासन संबंधी, यानी ये जो काम करती थी वो शासन संबंधी गतिविधियों के काम करती। एक थी एलिया। अब ये एलिया जो थी ये न्याय का कार्य करती थी। ये कौन संस्था क्या कार्य करती थी? न्याय की। और इसमें काम करने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु के आसपास होना चाहिए था। तो इस तरह से अरस्तु ने कहा कि भाई एथेंस में भी 2 अलग अलग संस्थाएं थी और जो व्यक्ति उसके शासन कार्यों में इसके साथ सहयोग में मिलकर योगदान देकर कार्य करता है तो वही नागरिक माना जाता था। इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचार भी दिए थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि नागरिक होने के मायने क्या हैं। वो जानने से पहले हम देखते हैं कि नागरिकता के गुण क्या होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता की परिभाषा के बाद ये प्रश्न उपस्थित है कि नागरिकता किन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तो अरस्तु प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित दायरे में रखना चाहता है। उनके अनुसार शासन के न्यायिक और कानूनी कार्यों को संपादन करने के लिए न्यायिक और शासन संबंधी, तो आपको सिंपल से बार बार यही सामने आ रहा है, आपको ध्यान रखना है शासन के न्यायिक, ठीक है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कानूनी कार्यों। देखो अब ये जैसे आपको समझा रहा हूँ ना, थोड़ा कहीं अगर दिक्कत आ भी जाए, आप थोड़ा ऐसे समझने में नहीं आ रहा, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वही व्यक्ति नागरिक माना जाएगा जो उस राज्य के उस शासन कार्यों में, उन शासन के न्याय कार्यों में और कानूनी कार्यों में सहयोग करता हो, यानी जो राज्य के साथ राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ा है और सरकारी या ऐसे कोई जो राजकीय कार्य उसको कार्य को वो कर रहा है तो नागरिक माना जाता है। बस ये सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा विचार है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम माने कि नागरिकता के गुण क्या होने चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, अगर ऐसा पूछा जाए तो हम गुण के बारे में जब चर्चा करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम नागरिक किसे समझें, किस व्यक्ति को नागरिक समझा जाए। पागल व्यक्ति को नागरिक मान सकते क्या? नहीं। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो विवेकशील हैं, बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण हैं, उन्हीं को नागरिक श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे व्यक्ति को नागरिक मान लें जो अनुकूल नहीं है तो उसको नागरिक बना दे, तो वो दूसरों विदेशियों को अपनी यहाँ की बात बता दे, भेद खोल दे, तो ऐसे नागरिक तो नुकसानदायक हो सकता है ना। इसलिए व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है कि अत्यधिक विकसित बुद्धि, यानी गुण के रूप में देखें तो उस व्यक्ति में अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि के साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि उसमें नैतिक गुण होना चाहिए या नैतिक शक्ति, नैतिक कार्य को करने की शक्ति होनी चाहिए। और साथ ही साथ व्यवहारिक बुद्धिमत्ता आवश्यक है, व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो आप ये समझ रहे हैं, ये 3 जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंडिकेट की है कि नागरिक में ये 3 गुण अवश्य होने चाहिए अरस्तु के अकॉर्डिंग। पहला तो उसमें अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, नैतिक कार्यों को करने की यानी नैतिक शक्ति होनी चाहिए, वो नैतिक रूप में कार्यों को करने में सक्षम हो। और फिर व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है, व्यवहारिक नॉलेज होता है ना, वो भी आवश्यक है। तो ये तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे आगे देखें कि व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उसके पास अवकाश प्राप्त हो। ये किसी भी व्यक्ति के पास सब प्राप्त होंगे जब व्यक्ति को क्या प्राप्त हो? अवकाश हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है, अवकाश का मतलब क्या है? आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो और भी अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको कहीं ध्यान बाहर चला गया तो ये समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ। तो पूरा अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है,
क्योंकि व्यक्ति ने मतलब जो अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति राजकीय कार्यों में भाग लेता है, न्यायिक कार्य करता है, वो नागरिक माना जाएगा, बशर्त उसके पास अवकाश भी होना चाहिए। अब यहाँ पे अवकाश का संबंध ये है कि कोई व्यक्ति जो अपनी डेली जीविका कमा, रोज़ काम पे जा रहा है और आ रहा है, काम पे जा रहा है यानी मजदूरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो अपनी डेली यानी खुद जाएगा, कमाएगा तो खाएगा, तो यानी जीवोपार्जन कहते हैं ना, जीविका वो कमा रहा है, जीविकोपार्जन जिसे कहते हैं, यानी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरा दिन लगा देता है, मजदूरी करता है, वह व्यक्ति फिर राज्य के बारे में कब से सोचने लगेगा? उसके पास तो टाइम ही नहीं रहेगा कि वो राज्य के बारे में सोच सके। तो इसलिए अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के पास अवकाश होना चाहिए। अब अवकाश का मतलब ये है कि उसके पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य को हम यहाँ पे मानते हैं साध्य। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये इससे कनेक्टेड है। अब ध्यान रखना, अवकाश का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो ज्ञान की खोज कर रहा हो या चित्रकला का कार्य करता है या फिर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो, तो ये गतिविधियों में यानी कोई व्यक्ति है जो इन कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो उसको अरस्तु ने अवकाश श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। इस तरह से वह क्या कर सकता है? राजकीय कार्यों में सहयोग दे सकता है। तो अब आप यह भी ध्यान रखना, अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति न्यायिक कार्यों में, कानूनी कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास अवकाश भी होना चाहिए, क्योंकि समय आता है तब उसे राजकीय कार्य यानी सरकार या राजनीतिक संस्थाओं के लिए अपना समय देना होता है। तो समय किनके पास होगा? इन व्यक्तियों के पास होगा जो ज्ञान की खोज में, चित्रकला या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, पूरा दिन कमाने में लगा रहते हैं, तो उनके पास अवकाश प्राप्त जैसी अवस्था नहीं रहेगी, तो अरस्तु ने उनको नागरिक नहीं माना है। समझ रहे हैं ना? आपको बहुत अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो इस तरह से दूसरे शब्दों में हम कहें तो अवकाश का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कार्यों को संपादन करने के लिए जो नहीं कर रहा है उसको अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता है। बैठ जाओ अगर बैठना है तो आगे हम देखते हैं। तो आपको सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि नागरिक किसे समझा जाए, नागरिक किसे माना जाए अरस्तु के विचारों में। तो अब ये देखने के बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरस्तु ने किन को नागरिक नहीं माना है। अब नागरिक कौन हो सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से गतिविधियाँ जब होती है, अब जो व्यक्ति नागरिक नहीं होगा तो अरस्तु ने किन आधारों पर उसे नागरिक नहीं माना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान रखेंगे। अब किन्हें नहीं माना है, अरस्तु ने किन लोगों को नागरिक की श्रेणी में नहीं माना है, ये आप ध्यान रखिए। और मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे नोट करूँगा, और ध्यान रखना, ये अगर आपने अपने पढ़ते समय नोट्स बना लिए ना, तो ये आपके बहुत समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे, काम आएंगे, क्योंकि आपको अगर आगे तैयारी करनी है तो ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अब देखते हैं कि अरस्तु ने किन्हें नागरिक नहीं माना है। तो ध्यान रखना कि संपत्ति वहीन व्यक्ति, यानी ये समझ रहे हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं है पर्याप्त रूप में, वह व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है उनको नागरिक बना ले तो वो राजकीय कार्यों में सहयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो तो अपने कमाने में ध्यान देंगे, या राज्य में काम करें तो कहीं लालच मिल जाए तो वो तो उस पर ध्यान देंगे, राज्य की भलाई के लिए तो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति संपत्ति उनके पास नहीं है तो वो राज्य नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए हैं। दूसरा जो जिसको नहीं माना वो है दास। दासों को
अरस्तु ने जो दास होते हैं ना, पहले के समय यूनानी व्यवस्थाओं में दास प्रथा हुआ करती थी, बहुत सारे, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे दास हुआ करते थे, तो उनको नागरिक नहीं माना है। अब क्यों नहीं माना है? तो अरस्तु ने इसके पक्ष में कहा है कि दास है वो परिश्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए होते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए होते हैं, उनके पास खुद का विवेक नहीं होता है, वो गधा मजदूरी की तरह जो काम बता दिया कर लेते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति दास की श्रेणी में है उनके पास विवेक की कमी होती है, तो वो राजकीय कार्य, राजकीय संस्थाओं में क्या सहयोग देंगे? तो अरस्तु ने इनको राज्य के अंतर्गत नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना है। समझ रहे हैं ना ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ। तीसरा, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जो डेली मजदूरी, जो श्रम का काम करते, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको अरस्तु ने नागरिक नहीं माना। आपको यही बता रहा हूँ कि अरस्तु ने किन को नागरिक नहीं माना है? जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो दास हैं और जो श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखिए, क्यों? तो इसका रीज़न क्या है? श्रमिक दास क्यों नहीं हो सकते? तो इसका रीज़न ये है कि उनके पास अवकाश नहीं होता है। अब अवकाश क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है। अवकाश का मतलब ये है कि छुट्टी नहीं, यहाँ पे अवकाश का पर्याय ये है कि वह व्यक्ति जो चित्रकला, ज्ञान या राजनीति के क्षेत्र में अपना समय निकाल के दे रहा हो, उन्हें अवकाश की श्रेणी में माना जाता है। तो मजदूरी, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, जो रोज़ पूरे दिन कमा के खाते हैं, उनके पास ये वाला काम करने का समय नहीं होगा। तो इस तरह से उसने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि श्रमिक वर्ग है वो नागरिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं होता है। समझ गए ना? आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे चौथा माना है कि ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति को अप्राकृतिक रूप से कमाते हैं, जैसे सूदखोरी करना। मतलब सूदखोरी का मतलब आप समझ गए ना, जो जिस वैल्यू में कोई चीज़ बेचनी चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं, या कह दीजिए कोई वस्तु है जो वो इकट्ठा कर लेता है और बाद में बड़े महंगे दाम में देता है, किसके साथ धोखाधड़ी करता है, यानी गलत तरीके से, गलत कार्यों में रहकर कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है, ऐसे पैसे वाले लोगों को नागरिकता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू अरस्तु। समझ गए? नेक्स्ट 5वां पॉइंट हम देखते हैं। तो 5वां पॉइंट है वो आप ध्यान रखना है बड़े अच्छे तरीके से। अरस्तु ने बच्चों और स्त्रियों, महिलाओं को नागरिक की श्रेणी में नहीं माना है। यानी अरस्तु ने अपने राज्य के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को नागरिक नहीं माना। अब क्यों नहीं माना है? तो नहीं मानने का रीज़न ये है, यहाँ पे एक पॉइंट का है, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हिन्नतर होती है। बौद्धिक जो वैल्यू होती है, बौद्धिक जो कहते हैं ना कि इसका बौद्धिक लेवल कितना है, बौद्धिकता कितनी है, समझदारी कितनी है, तो वो कम होती है इसमें। बौद्धिकता कम होने के कारण, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बच्चों एवं स्त्रियों और स्त्रियों को जिनमें बौद्धिकता का स्तर निम्न होता है, इसलिए उनको नागरिक नहीं समझा जाएगा। एंड नेक्स्ट है जो 6 पॉइंट है वो है वृद्ध। हाँ, समझ गए होंगे, वृद्ध का मतलब वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्तियों को भी उन्होंने नागरिक नहीं माना है। क्यों? तो देखिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनकी शारीरिक क्षमता है वो बहुत कम होती है, तो वे राजकीय कार्यों के लिए सपोर्ट नहीं हो सकते। यानी ये जो है, आपको वापस दोहरा देता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो दास हैं, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने पैसा गलत तरीके से कमाया है, या बच्चे और स्त्रियाँ, साथ ही साथ वृद्ध व्यक्ति, इन सभी को अरस्तु ने नागरिकता के अंतर्गत नहीं माना, यानी इनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा अरस्तु कहता है। तो ये तो आप समझ गए हैं अरस्तु के अकॉर्डिंग किन्हें नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। तो आप समझ लेना इसको और नोट भी कर लेना, एग्ज़ाम तक ये आपकी हेल्प रहेंगे और बाद में भी। तो आगे हम बढ़ते हैं। और अब जैसा कि आपने ये तो समझ तो लिया है, समझने के बाद एक चीज़ आपके सामने आ रही होगी, यानी इस तरह से
अरस्तु अगर सब इस तरह से सभी को अगर नागरिकता नहीं दे तो अब ऐसे कितने व्यक्ति रहेंगे जो नागरिक बनेंगे? आप एक बार सोच लीजिए। यानी इस तरह से सबको नागरिकता नहीं दी जाए, सबको बाहर निकाल दिया, बायकॉट कर दिया जाए, तब तो मान लीजिए 100 में से 10 या 15 लोग ही होंगे जिसे नागरिकता मिलेगी। तो इस तरह से अरस्तु का ये जो विचार है वो वर्तमान में तालमेल नहीं खाता है। तो अब हम जानेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में क्या कमी रही, यानी आलोचना। ठीक है, और आप पहले कह रहा हूँ कि साथ साथ में जो पॉइंट लग रहा है नोट करते जाइएगा। तो अब हम देख रहे हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है इसकी आलोचनाओं को। आलोचना, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग कि अरस्तु की हम किस आधार पे आलोचनाओं को सही पाते हैं या जो कही गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अत्यधिक सीमित और संकुचित। जो ये विचार दिए हैं अत्यधिक क्या हैं? सीमित हैं एवं संकुचित हैं। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना? अरस्तु के जो विचार दिए हैं वह अगर हम फॉलो करें तो राज्य में 10 यानी कैसे 100 में से 10 या 15 कोई नागरिकता मिल सकती है। यानी उनकी जो ये विचार वो अत्यधिक सीमित है, बहुत ही कम लोगों को इसके अंदर कवर किया जा सकता है। और ऐसे विचार है वो बहुत ही संकुचित विचार हैं, क्योंकि इस तरह से अगर कोई राज्य बनता है तो राज्य में लोग हैं वो शासकीय कार्य में कम ही लोग होंगे। इस तरह से वो एक तरफा हो जाएगी व्यवस्था। इसमें कुछ व्यक्ति है वो राज्य पे राज करेंगे और बाकी सभी व्यवस्था वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बोरकर ने ये कहा है कि बहुजन सुलभ नागरिकों का निशा आदर्श प्लेटो और अरस्तु के इस भव्य आदर्श से कई अधिक मूल्यवान है, मुट्ठी पर लोगों को ये ऐसा ये नसीब हो सकता है। दूसरी आलोचना का पॉइंट जो हम देखते हैं वो है प्रतिनिध्यात्मक शासन में अपनाना संभव नहीं। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रतिनिध्यात्मक का मतलब क्या होता है? यानी आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और वो सरकार चलाते हैं, जैसे लोकतंत्र की जैसे हम बात करें। तो अरस्तु ने जो ये विचार दिए हैं कि इनको नागरिक बनाए किनको नहीं बनाए, तो अगर अरस्तु का नियम फॉलो करें नागरिकता का तो वह कभी भी प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में काम नहीं करेगा। यानी नागरिकता के संबंध में अरस्तु की ये जो विचार है वो प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के लिए कतई सही साबित नहीं होती है, क्योंकि प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में सभी लोगों का अपना खुद की व्यवस्था होती है, खुद की सरकार खुद के द्वारा चुनी जाती है, तो सबका बराबर हक होता है। तो इस तरह से प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था है वह काफ़ी सीमित है, संकुचित है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका हम आलोचना का वह धनिक तंत्र दृष्टिकोण। देखो, अब जैसे एक पहला पॉइंट मैंने बताया था कि किनको नागरिक नहीं समझा जाए, तो उसमें अरस्तु ने कहा था कि जिनके पास पैसे नहीं है वो नागरिक नहीं होगा। तो इसका मतलब अरस्तु क्या कहना चाहता है? अरस्तु कहना चाह रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं ना उनको ही नागरिक बना दिए जाए। अब पैसे वाले लोग अगर नागरिक बनेंगे तो राज्य में सभी पैसे वाले थोड़ी होते, वो तो कुछ होंगे, बाकी लगभग मान लीजिए आधे से अधिक व्यक्ति तो दूसरे होते हैं। तो फिर ऐसे राज्य का क्या मतलब जिसमें कुछ व्यक्ति ही राज्य की बागडोर संभाले और बाकी कोई औचित्य नहीं हो। यानी इस तरह से अरस्तु का जो राज्य है वो धनिक तंत्री राज्य है, और धनिक तंत्री राज्य का दृष्टिकोण है वह कतई सही नहीं हो सकता है, क्योंकि धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने फायदे के लिए करते। धनी व्यक्ति होती है वो कोई कानून भी बनाएंगे सरकार के अंतर्गत तो वो अपने फायदे के लिए बनाएंगे, और इस तरह से वह अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे। और इसका दुष्परिणाम फिर क्या होगा कि इससे दूसरे लोगों को, निर्धन लोग हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा। फिर बात करें चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको समझना है और अच्छे से समझना है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर यह लागू नहीं होगा।
अरस्तु के जो विचार है ना वो कुछ छोटे राज्य तक के अंदर ही प्रयास करें तो हो सकता है। हम अगर बड़े अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर अगर नागरिकता के संबंध में विचार लागू करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह से बहुत बड़ी जनसंख्या के कुछ लोग अगर शासन करना चाहें तो फिर वहाँ पे क्रांति हो सकती है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास सरकार होगी तो बाकी हम उसके विरोधी हो जाएंगे। तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार हैं वह छोटे राज्य के लिए हो सकता है पर्याप्त हो, लेकिन अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो विचार हैं वो लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है आलोचना का, वो है अनेक वर्ग और गुटों का उदय। देखो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग गुट हो जाएंगे। कैसे गुट होंगे? एक पैसे वाला हो जाएगा, एक बिना पैसे वाले, मान लीजिए एक श्रमिक वर्ग है वो बन जाएगा, ठीक है ना, एक बहुत ही गरीब वाला वर्ग बन जाएगा, और स्त्री बच्चों का एक अलग समुदाय बन जाएगा। तो एक ही राज्य में अलग अलग गुट बन जाएंगे। अब अलग अलग गुट बन गए, गुटबाजी होगी, तो राज्य एकतापूर्ण कैसे होगा? क्योंकि इसमें कुछ लोगों को आप राज्य की सरकार की बागडोर सौंप रहे, काम करने को दे रहे, बाकी है वो उनको कोई योगदान नहीं दे रहे, तो वो फिर निराश्रय हो जाएंगे, और इस तरह से उनकी निराशा का आप जो खुमियाजा है वो राज्य को भोगना पड़ सकता है। तो इस तरह से ऐसी अगर व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में अनेक गुट हो जाएंगे, गुटबाजी हो गई तो फिर राज्य की जो व्यवस्था है वो सही से संचालित नहीं होगी। तो इन सब वजह से हम अरस्तु की नागरिक संबंधी आलोचनाओं को सही पाते हैं, क्योंकि ये आलोचना के पॉइंट सही प्रतीत होते हैं और अरस्तु के जो विचार हैं वो काफ़ी शंकित रहे हैं। तो ये तो आप समझ लिया है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार, और ये एग्जाम में आपके आएगा तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे न्याय के संबंध में अरस्तु के विचार। तब तक के लिए नोट्स कीजिए, इसको समझिए, और नहीं समझ आए तो इसको वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।